चलो, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. लेट अस गो अहेड विथ आवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. सुबह हमने क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी. रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. तो ये उसका मकसद है, उसका इंपॉर्टेंस है, इसको हम भूल नहीं सकते हैं. फिर हमने सीखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का रहेगा तो इंडिविजुअल के लिए अपने को स्टे नाम का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो एसएससी है उनके लिए स्टे नाम का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी के सब आर्टिफिशियल पर्सन है. फिर हमने सीखा कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का रहेगा तो स्टे कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, इवन ट्रैवल इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया. अगर आपका स्टे इज इन द शिप विच इज मूव्ड इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज स्टे इन इंडिया. टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. फिर हमने सीखा था कि अगर आपका स्टे इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्टे बट स्टे इज ब्रोकन स्टे, इन दैट केस तो भी हम बोलेंगे कि भाई इसको हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए काउंट करेंगे, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है. देर इज नो नीड दैट द स्टे शुड बी एट अ स्ट्रेच, द स्टे कैन बी ब्रोकन ऑल्सो. फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आपका आने का दिन और समय पता रहेगा और जाने का दिन और समय पता रहेगा, इन दैट केस अ कॉम्बिनेशन ऑफ और अ क्लस्टर ऑफ 24 आवर्स विल बी काउंटेड एज वन डे. फिर हमने ये भी देखा था कि अगर वो पता नहीं रहेगा तो इन दैट केस द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर दोनों कैन बी काउंटेड एज स्टेड इन इंडिया. इतना सब चीज़ें पढ़ के होने के बाद हम लोग बोले ठीक है भैया, अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का इतना पता चल गया तो ये भी बता दो कि कितने दिन का स्टे होना चाहिए. हमने बोला कि बाबा ये सिचुएशन कैसी है, ये एनुअल सिचुएशन रहती है, हर साल अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ती है. इट इज़ नॉट परमानेंट, एक बार कैलकुलेट किया अभी जिंदगी भर के लिए चलेगा ऐसा कुछ है नहीं, ये हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी. फिर अगला पॉइंट कौन सा आया था आपका कि आरपीवाई नाम का शब्द हमने यूज़ किया था. आरपीवाई का मतलब क्या होता है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. और फिर हमने बोला कि एसएससी ने करंट ईयर में कितना दिन पूरा करना चाहिए, इसके लिए सब मिला के सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल ने कितना दिन पूरा करना चाहिए, इसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 नाम का सेक्शन है जो अपने को सब कंडीशन बताता है. सब मिला के कितने कंडीशन है? 3. और वो 3 कंडीशन को हम कितने सेट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सेट में कितना कंडीशन है? 1. और दूसरे सेट में कितने कंडीशन है? 2. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? ओके. तो पहले सेट का एक कंडीशन में कितने दिन की बात हुई है? 182 days. The SSC should have been staying in India for at least 182 days. मतलब कम से कम 182 दिन, 182 भी चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा. और अगर वो नहीं पूरा करता रहेगा तो उसको हम इमीडिएटली नॉन रेसिडेंट बोलेंगे क्या? नहीं. फिर हम बोलेंगे भैया अब सेट 2 के पास जाना. सेट 2 के पास जाओगे तो क्या बोलना पड़ता है? द SSC should have been staying in India for a period of at least 60 days in the relevant previous year and his stay in India should be at least for 365 days in 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. अगर पहला कंडीशन 182 का पूरा नहीं किया रहेगा लेकिन दूसरा और तीसरा दोनों पूरा किया रहेगा तो इन दैट केस हम बोलेंगे ठीक है, फिर से एक बार रेसिडेंट बन जाते हो. सर मैंने पहला पूरा किया और तीसरा पूरा किया, मैं बोलूँगा पहला पूरा किया तो दूसरा तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं था. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर मैंने पहला पूरा किया और दूसरा पूरा किया है, अब क्या? मैं बोलूँगा पहला पूरा किया तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं था. सर मैंने पहला नहीं पूरा किया, दूसरा पूरा किया, तीसरा पूरा किया, मैं बोलूँगा शाबाश, फिर से बार रेसिडेंट. सर मैंने पहला पूरा नहीं किया, दूसरा पूरा नहीं किया, तीसरा पूरा किया, मैं बोलूँगा सॉरी दैट्स नॉट अलाउड. दूसरा करोगे तो तीसरा देखना रहता है, तीसरा करोगे तो दूसरा देखने का रहता है, तीसरा दूसरा दोनों साथ में रहना चाहिए. उसके बीच में कौन सा शब्द है? एंड शब्द है. और पहले और दूसरे तीसरे के बीच में कौन सा शब्द है? और शब्द है. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? फिर हमने बोला था कि बाबा ये बेसिक कंडीशन है. ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन नंबर ऑफ डे स्टे के हिसाब से है. लेकिन बाद में सेक्शन 6(1)(a) नाम का भी एक सेक्शन आता है जो डीम्ड रेसिडेंट की बात करता है. डीम्ड रेसिडेंट में हम लोग नंबर ऑफ डे स्टे देखते ही नहीं. डीम्ड रेसिडेंट शब्द का मतलब क्या है? उसका मतलब है अज्यूम टू बी रेसिडेंट. रेसिडेंट नहीं हमको पता है तो क्योंकि तेरा नंबर ऑफ डे स्टे हुआ ही नहीं है, तेरा नंबर ऑफ डे स्टे हुआ ही नहीं है, लेकिन हम तुझे रेसिडेंट कंसिडर करने वाले. वी आर गोइंग टू अज्यूम यू टू बी रेसिडेंट. कब? जब वो एसएससी इंडियन सिटीजन है. दूसरा, उसका भारत के अंदर का इनकम 15 लाख से ज्यादा है. और तीसरा, बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ही इज नॉट लायबल फॉर टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो हम बोलेंगे फिर तेरा इंडियन इनकम को तो फिर हम तुझे RNOR करके ट्रीट करेंगे, हम तुझे डीम टू बी रेसिडेंट ट्रीट करेंगे और बाद में NORE कंसिडर करने वाले. वहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ डेज से देखने की जरूरत नहीं है. डीम टू बी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अज्यूम टू बी रेसिडेंट. रेसिडेंट होने के लिए जरूरी क्या है? नंबर ऑफ डेज से देखने की जरूरत है. लेकिन 6(1)(a) नाम का जो सेक्शन है, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, वहाँ पे नंबर ऑफ डेज आर नॉट काउंटेड. वहाँ पे सिर्फ क्या काउंट किया जाता है? इंडियन सिटीजन है क्या, भारत के अंदर का इनकम 15 लाख से ऊपर है क्या, और बाय रीजन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और डोमिसाइल एटसेट्रा ही इज नॉट गेटिंग टैक्स और ही इज नॉट लायबल टू टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर ऐसा रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर उसके उस एसएससी को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? RNOR ट्रीट करेंगे. ऐसा करके बोल के हो गया. तो मतलब हमने देखा अभी कौन? 6(1) और क्या देखा? 6(1)(a).
6-1 किसकी बात करता है? नंबर ऑफ डेज को काउंट करो। और 6-1 किसकी बात करता है? नंबर ऑफ डेज को मारो गोली। हम अज्यूम कर लेंगे कि तेरा डे स्टे हो चुका है, क्योंकि तू भारत के बाहर रहते हुए, सब जगह पे दुनिया में हॉपिंग करते हुए जब मारते जा रहा है, फिर भी तू भारत के अंदर 15 लाख कमा रहा है। ये कब हो सकता है? जब तू भारत की सिस्टम को अच्छे से यूज करता रहेगा तब। तो हम तुझे डीम टू बी रेसिडेंट अज्यूम कर ही लेंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर मुझे लेकिन दूसरे देश में ऑलरेडी लायबल टू टैक्स हो रहा है, फिर ठीक है जाने दो, फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाय रीजन ऑफ यू हॉपिंग यू आर इन अ पोजिशन टू इवेड लायबिलिटी ऑफ टैक्स फ्रॉम एवरी कंट्री। इवेड बोलने से अच्छा अवॉइड। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बोलेंगे फिर हम कम से कम भारत में तो छोड़ने नहीं देंगे, भारत में पकड़ लेंगे तुमको। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन इंडियन सिटीजन रहना चाहिए और भारतीय इनकम उसका 15 लाख के ऊपर रहना चाहिए। सर ये इंडियन इनकम का मतलब क्या है? वो अभी तक सिखाया नहीं है, बस वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सिखाने का टाइम सिखाऊंगा, सेक्शन 5 सिखाने का टाइम सिखाऊंगा, अभी उसका जरूरत नहीं है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? फिर हमने सीखा सर अभी आपने 6-1 बताया जहाँ पे नंबर ऑफ डेज से देखा जाता है, और 6-1A बताया जहाँ पे नंबर ऑफ डेज से नहीं देखा जाता है। लेकिन 6-1 में जो नंबर ऑफ डेज से देखा जाता है उसमें किसी किसी को कंसेशन मिल सकता है क्या? हम बोलते हैं यस, जाने वाले को सेंड ऑफ और आने वाले को अतिथि देवो भव। जाने वाले को सेंड ऑफ कब? जब वो इंडियन सिटीजन है तब। आने वाले को अतिथि देवो भव कब? अगर वो इंडियन सिटीजन है या फिर POIO है। POIO का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इंडियन सिटीजन मतलब क्या होता है समझना आसान बात है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे बन सकते हो आप लोग? आइदर यू योरसेल्फ और एनी ऑफ योर पेरेंट्स और एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो ऐसे लोगों को मदद करने का हमने बोल करेगा भैया आप अगर घूमने को आते रहोगे तो आपको हम कुछ कुछ कंडीशंस में से सहूलियत दे देंगे। कौन सी कंडीशन में से सहूलियत दे देंगे? जाने वालों को बोलेंगे इफ यू आर लीविंग इंडिया, जाने वाला कौन रहना चाहिए? इंडियन सिटीजन। आने वाला कौन रहना चाहिए? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, जाने वाला क्यों जाना चाहिए? आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। और आने वाला क्यों आना चाहिए? विजिट के लिए आना चाहिए। जाने वाले का कैटेगरी एक ही है, इंडियन सिटीजन। आने वाले के कैटेगरीज 2 है, कौन से? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जाने वाले के जाने के कारण 3 है, परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। आने वाले का कारण एक ही है, कौन सा? विजिट। अगर ऐसा रहेगा तो क्या बोलेंगे? ये लोगों को हम बोलेंगे भैया आपको 63-65 डेज का जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। 182 आपको एप्लीकेबल है, उसमें से किसी को छुटकारा नहीं है, बट 63-65 में से हम आपको कंसेशन देने को तैयार है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव स्टडीड। देन वी स्टडीड वन मोर स्पेशल पॉइंट कि अभी दुनिया बदल गई है। 1961 की दुनिया अलग थी और अभी की दुनिया अलग है। अभी इंटरनेट आ चुका है, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल आ चुका है, 5G वाईजी नेटवर्क भी आ चुका है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड WTO गैट भी हो चुका है। और सिर्फ गुड्स का ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, बल्कि अभी सर्विसेज का भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी आदमी को भारत में रहने का है और भारत में पैसा कमाने का है तो उसको भारत में पूरा रहना ही पड़ेगा। वो थोड़ा कम दिन रह के भी एडजस्ट कर सकेगा। हमने बोला ठीक है, फिर अगर वो जो आने वाला पर्सन है, कौन? आइदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आने वाला पर्सन जो है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको 182 ने पकड़ा हुआ था, बट 182 अगर उसने पूरा नहीं किया तो उसको हम छोड़ देते थे। उसको 63-65 है ही नहीं बोलता था बोला उसको। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन उसको क्या बोला? भैया देखो आपने 182 सपोज आपका छूट गया है तो ऐसा मत नाचना चालू करोगे अभी मैं नॉन रेसिडेंट बन चुका करके। हम बोलेंगे सर आप वो वाले इंडियन सिटीजन हो जिसका भारत में इनकम 15 लाख से ऊपर है। यार आप इंडियन सिटीजन है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मतलब आप भारत के बाहर रहते हो और वहां से आप कभी कभी यहाँ पे आते हो, फिर भी आप भारत में 15 लाख से ऊपर कमाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और ऊपर से बोलते हो कि मैं 182 से कम दिन के लिए रहता हूं इसलिए मुझे छोड़ दो। हम बोलेंगे सर नहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे। फिर आपको अभी हम दूसरा और एक कंडीशन डाल के रखेंगे। कौन सा वाला डालेंगे? 63-65 हटा दिया, उसको फिर से नहीं लाएंगे, लेकिन उसके जगह पे 123-65 लाएंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इतना सब सीखे होगा। और एक छोटा पॉइंट सीखा था हमने कि वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप रहेगा तो इन दैट केस क्या कंसिडर करने का? उसका एक्चुअल शिप कभी मूव हो गया और उसका एक्चुअल शिप कभी डॉक में आ गया वो दिन नहीं देखने का, बल्कि उसका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कौन सा दिन लिखा हुआ है जाने का और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कौन सा दिन लिखा हुआ है आने का, वो दिन पकड़ने का रहता है। ये सब चीज़ें अपना सुबह देख के हो गया था। उसके हिसाब से हमने मेरा ये एक प्रॉब्लम पूरा किया था, आनंद नाम का प्रॉब्लम पूरा करके हो गया था। मैंने जैसा सुबह बोला है उसके हिसाब से मैं फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ अभी। ये डीम टू बी रेसिडेंट क्या होगा? इंडिविजुअल क्या रह सकता है? डीम टू बी रेसिडेंट, नहीं तो अदर देन डीम टू बी रेसिडेंट। डीम टू बी रेसिडेंट में क्या करने का? कंसिडर, डोंट कंसिडर द पीरियड ऑफ स्टे, कंसिडर कंडीशंस। और अदर देन डीम टू बी रेसिडेंट में क्या करने का? नंबर ऑफ डेज का स्टे देखो। उसके अंदर क्या हो सकता है? अदर देन डीम टू बी रेसिडेंट में आइदर ROR नहीं तो RNOR नहीं तो NR। HUF में बाय डिफॉल्ट आइदर ROR नहीं तो RNOR नहीं तो NR, और एवरी अदर पर्सन में सिर्फ R नहीं तो NR। वहां पे OR NOR का कंसेप्ट रहता नहीं है।
ऐसा हमने सुबह भी सीखा था। ये टेबल को मैं थोड़ा सा चेंज करके दूंगा, डोंट वरी। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? कल मैंने आपको गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी नोट्स सारे के सारे अपलोड किए थे फर्स्ट चैप्टर के, वो आपको अभी फटाफट से पूरे करने हैं और सेकंड चैप्टर के भी नोट्स तब तक आते ही जाएंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? मुझे नहीं लगता है हम लोग ये कल तक ये चैप्टर पूरा कर पाएंगे, तो आई गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, डोंट वरी। ओके, क्योंकि बाद में के नोट्स और बड़े हैं, सैलरी के नोट्स आएंगे तो मतलब ऐसा थकने को होता है कितना है करके, क्योंकि स्टडी मटेरियल भी इतना ज़्यादा है तो मेरा नोट्स भी कम से कम समराइज करूँगा तो भी बड़ा हो ही जाता है। एक ऑप्शन मेरे पास है कि आपको मैं समराइज नोट भी सारा का सारा प्रिंटेड दे दूँ, लेकिन आप फिर लिखोगे नहीं, और वो लिखना जरूरी है क्योंकि देर आर मेनी पॉइंट्स विच आर रिकॉर्ड टू बी कंसिडर्ड। दे आर नॉट जस्ट द पॉइंट्स विच आर हैविंग सम लिंक इन बिटवीन, देर आर मेनी पॉइंट्स, एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो जब लिखोगे तो फायदा होता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपके पास कलर कोडिंग के लिए मेरा रेफरेंस यूज कर ही सकता हूँ हमेशा, लेकिन जब अपने हाथ से लिखोगे तो फायदा होगा। डिक्टेट करते बैठूंगा क्लास में तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा, तो सब डिस्कस करते जाऊंगा और आपको प्रिंट आउट जो भी कुछ है वो आपको PDF कॉपी देता रहूंगा, आप फटाफट से लिखते जाइएगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो, फिर आनंद साहब का प्रॉब्लम करके हो गया था, वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप थे कुछ तो मेरे ख्याल से। अच्छा मेरे ख्याल से मैंने NOR OR का भी बात करके हो गया था ना सुबह, हाँ वो भी बात करके, चलो वो भी रिवाइज करते फटाफट से। उसमें क्या बात किया था हम लोगों ने कि अभी हम लोग OR कब बनने का ये नहीं बताते हैं, बल्कि NOR कैसे बनते हो वो बताते हैं, और अगर NOR नहीं बन सके तो अपने आप क्या बन गए? OR बन गए। NOR का फुल फॉर्म क्या है? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड OR का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो उसके हिसाब से हमारा नाम क्या बन सकता है? अच्छा OR NOR, नॉन रेसिडेंट जो रहेगा वो OR NOR बन सकता है क्या? जो नॉन रेसिडेंट रहता है वो OR नहीं तो NOR बन सकता है कि देखने का जरूरत नहीं है? नहीं है। नॉन रेसिडेंट मतलब कौन? फेल हो गया। फेल हो गया तो पूछने का नहीं डिस्टिंक्शन से फेल हो गया क्या फर्स्ट क्लास से फेल हो गया। नॉन रेसिडेंट को OR NOR कंसिडर करते नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट को कंसिडर करते हैं। इसके लिए क्या शब्द बन जाता है? ROR नहीं तो RNOR, NROR, NRNOR, ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर ROR का फुल फॉर्म क्या बताओ? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और RNOR का फुल फॉर्म क्या बताओ? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर चलो NOR के 4 कंडीशंस बताओ कि ऐसा नहीं हुआ तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो भी हो सकता है, ऐसा 4 बार बोला है। उसके लास्ट के 2 स्पेशल है, वो तो सिंपल है। लास्ट वाला कौन है? डीम टू बी रेसिडेंट रहेगा तो तुम NOR होने वाले हो बाय डिफॉल्ट, डीम टू बी रेसिडेंट रहोगे मतलब 6(1)A वाला, तो तुम यहां पे हमेशा 6(6) से तुम हमेशा क्या बोलेगा? NOR ही है तू OR बन ही नहीं सकता है। सर नहीं मुझे कुछ तो करके बनना दूंगा, नहीं बना सकता हूं। अगर तू डीम टू बी रेसिडेंट है तो तू हमेशा हमेशा NOR ही रहने वाला है। अगर तू डीम टू बी रेसिडेंट होने के से R बन चुका है तो भी 6(6) तुझे कभी भी OR बना नहीं सकता है, तुझे हमेशा क्या बनना पड़ेगा? NOR ही बनना पड़ेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर नहीं मैं डीम टू बी रेसिडेंट वाला नहीं हूँ, मैं अदर देन डीम टू बी रेसिडेंट वाला हूँ। मैं बोलूँगा शाबाश, अदर देन डीम टू बी रेसिडेंट में तू वो वाला हीरो है क्या कि जो इंडियन सिटीजन है, नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और जो भारत में विजिट को आ रहा है, और जिसका भारत का इनकम 15 लाख से ऊपर है, और जिसने भारत के अंदर 182 को पूरा नहीं किया लेकिन फिर भी 120, 365 को पूरा किया है। अगर तू वो वाला हीरो है ना तो तू भी हमेशा NOR ही बनेगा। 6(6) तुझे फिर से एक बार OR नहीं बना सकेगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो लास्ट के 2 लोग एकदम बहुत ईजी है, जो उधर डीम टू बी रेसिडेंट वो यहाँ पे वो यहाँ पे NOR, जो उधर स्पेशल टाइप का रेसिडेंट किसकी वजह से? आइदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन visiting India during the relevant previous year, not fulfilling the condition of 182 days, but fulfilling the condition of 120 days and 365 days because his Indian income is greater than rupees 15 लाख। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आपको भी यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग? NOR बनने का। आप मत बोलो कि सर मेरे पिछले 7 साल को देखो और मेरे पिछले 10 साल को देखो, वो नहीं देखने का आपको बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलेंगे? NOR बोल देंगे। डीम टू बी रेसिडेंट को पिछले 7 साल देखने की जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल देखने की जरूरत नहीं है। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैविंग इंडियन इनकम ऑफ मोर देन रुपीज 15 लाख, कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट and fulfilling the condition of 120 days 365 days, again don't look at last 10 years, don't look at last 7 years। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अभी अगर समझ में आया कि तुम डीम टू बी रेसिडेंट नहीं हो, अगर ये भी समझ में आया कि तुम वो 120 365 वाला पूरा करके आने वाले रेसिडेंट नहीं हो, बाकी के कोई तो रेसिडेंट हो, मतलब 182 को पूरा करके आए हो, नहीं तो 60 365 को पूरा करके आए हो, अब तुम नॉर्मल रेसिडेंट हो। अब तुमको NOR बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, 10 में से कोई भी 9 साल। सर बचपन से लेकर आजकल के 10 साल का नहीं, जिस साल का चेकिंग कर रहे हैं उसके पीछे के 10 साल देखने का, जिस साल का स्टेटस चेक कर रहे हैं उसके पीछे के 10 साल देखने का, और प्रीवियस 10 ईयर्स में से 9 ईयर अगर वो नॉन रेसिडेंट है,
इफ सच इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, तो अपने आप इस साल क्या बन जाएगा, एनओआर बन जाएगा। इस साल वो रेसिडेंट है बट पिछले 10 में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो बोले कि इस साल रेसिडेंट तो अभी कुछ नहीं कर सकता, रेसिडेंट तो है, लेकिन पिछले 10 में से 9 साल अगर तू नॉन रेसिडेंट था तो इस साल तू रेसिडेंट बनने के बावजूद नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहेगा। मतलब पिछले 10 साल में से 9 बार फेल हुआ है और इस साल पास हुआ है। हम बोलेंगे पास हुआ, लेकिन फिर भी क्या बोलना पड़ेगा, पास बट विथ सेकंड क्लास RNOR। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। नेक्स्ट वन, नहीं सर मेरा ना वो 10 में से 9 साल पूरा नहीं होता है मेरा, शायद मेरा 10 में से 8 साल ही नॉन रेसिडेंट हूँ मैं, मतलब मेरा 10 में से 2 साल पूरे हो गए, फिर 10 में से मेरा 6 साल नॉन रेसिडेंट होता है, 4 साल में रेसिडेंट था, या फिर 10 में से मेरा 7 साल रेसिडेंट हूँ मैं, 3 साल नॉन रेसिडेंट था, मतलब मैं शायद पहले को पूरा कर दिया। मैं बोलता लेकिन ठीक है ना, पहले को पूरा कर दिया रहेगा, सॉरी पहले को पूरा नहीं कर सका तू, मतलब तू वहाँ से नॉन रेसिडेंट नहीं बन सके, लेकिन फिर तुझे सेकंड कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट के बाद और बोला है तो सेकंड भी चल सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, और हमने थर्ड एंड फोर्थ को देख के वापिस आ चुके हैं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? अभी क्या बोलना पड़ेगा, फिर पिछले 7 साल में अगर तू भारत में 729 दिन या फिर उससे कम दिन के लिए रहता रहेगा तो फिर से एक बार तो एनओआर बन सकता है। पिछले 7 साल में अगर तू भारत में 729 दिन से कम दिन के लिए रहता रहेगा तो तू फिर से एक बार एनओआर बन सकता है। नहीं सर मेरा पिछले 7 साल में 730 दिन हो चुका है, 740 दिन हो चुका है, 1000 दिन हो चुका है, मैं बोलूँगा ठीक है फिर तो अभी एनओआर नहीं बनेगा, अब तुझे क्या बनना पड़ेगा, OR बनना पड़ेगा। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ये कंडीशन शायद थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, क्योंकि एनओआर बनने के लिए ये फुलफिल करो ऐसा बोला है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? मतलब फेल होने के लिए क्या करो बोल के रखा है, पास होने के लिए क्या करो बोला हुआ नहीं, इसलिए अपने को थोड़ा इमेजिन करने को डिफिकल्ट जाता है। और माइंड नॉर्मली वर्क्स इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, बट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? टेंशन मतलब प्रॉब्लम करने का टाइम समझेगा। ओके, if such individual has during the 7 previous years preceding the relevant previous year has been in India for a period of 729 days or less, म्हणजे तो 729 दिवस भारतामध्ये होता, राहत होता। काय म्हटलं बघ ना, ड्युरिंग द 7 प्रीवियस इयर प्रिसिडिंग और 11 प्रीवियस इयर हॅज बीन इन इंडिया, तो भारतात राहत होता। कळलं? 729 दिवस नॉन रेसिडेंट होऊ शकत नाही ना तू। नॉन रेसिडेंट म्हणजे तुम्हाला काय बघायला लागतं, वर्ष बघायला लागतं, दिवस नहीं बघायला लागत। नॉन रेसिडेंट इज अ कंसेप्ट कौन सा वाला, इधर का 182 भी पूरा नहीं किया, 60-365 भी पूरा नहीं किया तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं हम लोग ना। और 182 साल भर का रहता है, नॉट फॉर नंबर ऑफ डेज। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलिए, अब ये आनंद जी का प्रॉब्लम अपना सॉल्व करके हो गया था, हम आगे जाएंगे। उसके अंदर एक मेरे ख्याल से मेरा कॉपी पेस्ट बाकी है, वो उसका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अंदर क्या बाकी वो भी मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, अब मुझे करना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रेटली। लगभग आधा घंटा हम लोग या 20 मिनट हम लोग रिवीजन कर रहे थे सुबह का, थोड़ा डिफिकल्ट है, कल भी फिर से बार रिवीजन करूंगा, टेंशन मत लो। जितनी बार आपको अच्छा लगे उतनी बार रिवीजन करते रहूँगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? बाद में आप मुझे सिखाना चालू करोगे तब मैं रिवीजन बंद कर दूंगा। ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, बाबा लोग बेबी लोग, ऑस्ट्रेलियन बोल के रखा है, मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब उसको कंसेशन मिलने वाला नहीं है, अतिथि देवो भव भी नहीं होगा और सेंड ऑफ भी नहीं मिलेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूं? हाँ, लेकिन अगर सपोज ब्रेटली सपोज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेगा, सपोज उसके आइदर उसके मम्मी नहीं तो डैडी नहीं तो दादा नहीं तो दादी नहीं तो नाना नहीं तो नानी, कोई ना कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, अगर ऐसा कुछ रहेगा और वो इंडिया में विजिट के लिए आता रहेगा तो हम उसको शायद बोल सकते हैं अतिथि देवो भव, और उसको हम लोग 63-65 से छुटकारा दे सकते हैं। लेकिन फिर उसका भारत का इनकम 15 लाख के ऊपर रहेगा, हम फिर से बोलेंगे 63-65 से छुटकारा दे दिया राजा, लेकिन फिर भी 120-365 का नया कंडीशन डाल के रखा रहेगा। देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या बोलता है करके। मैं सिर्फ पहला सेंटेंस देखने का जो जो नजर आया दिमाग में क्या क्या अलग ख्याल आए वो आपको बता के रखा। ओके, मिस्टर ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए रहा था इंडिया में से, बाकी कुछ नहीं। मतलब अपने को उसका नंबर ऑफ डेज स्टे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सुबह के प्रॉब्लम में, आनंद के प्रॉब्लम अपने को कैलकुलेट करना पड़ा था। हमने कैसे कैलकुलेट किया था, कितने दिन रहा वो टोटलिंग करके नहीं किया था, साल भर के नंबर ऑफ डेज माइनस कितने भारत के बाहर इज इक्वल टू हमने बोला बाकी के भारत के अंदर। क्या रे समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे उन्होंने खुद ही दे के रखा है 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ओहो, हर साल 100 दिन पूरा करता है, मतलब पिछले 4 साल में उसका 400 दिन पूरा होगा। अरे हर साल में 100 ना तो 4 साल में 400 होगा ना, मतलब 4 साल में 365 का कंडीशन पूरा होता है अपने राजा का, और इस साल में भी 100 पूरा हो गया, मतलब 60 दिन का कंडीशन भी पूरा होता है अपने राजा का। मतलब भले उसने 182 पूरा नहीं किया रहेगा, उसको कंसेशन तो वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि वो कौन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है।
कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब सामने सामने नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट। फिर अपने को देखना पड़ेगा पिछले 7 साल में 729 दिन से कम भारत में रहता है क्या, मेरे ख्याल से यस। उसका पिछले 7 साल में हर साल में 100 होता है ना, तो पिछले 7 साल में 700 हुआ रहेगा, मतलब उसका 729 दिन से कम हो गया है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई, क्लियर। फिर चेक करेंगे उसका पिछले 10 साल में 2 साल, सॉरी 10 साल में 9 साल नॉन रेसिडेंट है क्या, इधर लिखा ना, अभी ऐसा क्या करते हो। If such individual has during the 7 previous years preceding the relevant previous year has been in India for a period of 729 days or less, तो उसका 700 दिन हो रहा है, मतलब वो नॉन रेसिडेंट बनने का चांसेस अभी बढ़ गया है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि वॉज ही नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, नॉन रेसिडेंट था क्या पिछले 10 साल में से, क्या कोई 9 साल में, समझने में क्या बोल रहा हूँ। तब अपने को डिसाइड करने का होगा कि अपना हीरो सचमुच में नॉन रेसिडेंट मतलब RNOR बनेगा कि नहीं बनेगा। आर तो बन गया है, मुझे सामने नजर आ रहा है, अब सिर्फ देखना है कि वो RNOR है कि नहीं करके। आर बन गया सर, आपको कैसे समझा, क्योंकि करंट में उसका 100 दिन पूरा हो गया और हर साल में वो 100 दिन पूरा कर रहा है, तो मतलब इस साल का 100 पूरा हुआ, मतलब इस साल का 182 पूरा नहीं हुआ, बट इस साल का 60 पूरा हुआ, इस साल का 60 पूरा हुआ, और पिछले 4 साल को देखना पड़ेगा, पिछले 4 साल में 100 मतलब 400 पूरा हो जाएगा। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। नेक्स्ट पार्ट, किधर गया, ये आनंद का प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जाने का अपने को। हाँ, दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स, ऐसा वो हर साल कर रहा है, पिछले 10 सालों से वो 100 दिन आके रह के जाता है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ऑफ 24-25। बाद में क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करता हूँ। नाम क्या रखा, मिस्टर ब्रेटली। सिटीजनशिप क्या लिखा मैंने, ऑस्ट्रेलियन। अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, उसके पिताजी, मम्मी जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी क्या करते थे करके, तो हमने बोला वो PO आयो नहीं है, मतलब उसको कंसेशन मिलने वाला नहीं है, ना ही अतिथि देवो भव, ना ही सेंड ऑफ। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, मतलब सारे कंडीशंस फुल्ली एप्लीकेबल। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ठीक है, असेसमेंट ईयर कौन सा है 24-25, प्रीवियस ईयर कौन सा है तुम्हारा एंडिंग ऑन 31 मार्च 24। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर अभी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, उन्होंने बोल के रखा है असेसमेंट ईयर 24-25। जब असेसमेंट ईयर 24-25 तो प्रीवियस ईयर मस्ट बी 23-24, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज अर्लियर टू द असेसमेंट ईयर। सो RPY कौन सा है तुम्हारा 23-24, 23-24 का स्टे कितना है 100 दिन है। कह रहे समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ। फिर क्या बोलूँगा, उसके पीछे के 10 साल तक जाने का है मुझे, तो अभी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पे। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। फिर बोलूँगा 23-24 को मैंने अंडरलाइन किया, याद रखो RPY को मैंने अंडरलाइन किया है, 23-24 को मैंने अंडरलाइन किया है, 100 को मैंने अंडरलाइन किया, मतलब बाद में इसको काउंट करने का नहीं है। 23-24 शुड नॉट बी काउंटेड एज फर्स्ट ईयर, 23-24 इज RPY, उसके पीछे के 10 साल देखने के हैं। तो बोला फिर 23-24 अगर आज का साल है, इसके पीछे का पहला साल कौन सा रहेगा 22-23, इसके पीछे का दूसरा साल कौन सा रहेगा 21-22, उल्टा जा रहा हूँ। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। बाद में कौन सा रहेगा बाद में नहीं, उसके पहले कौन सा रहेगा 20-21, उसके पहले 19-20, उसके पहले 18-19, उसके पहले 17-18, उसके पहले 16-17, उसके पहले 15-16, उसके पहले 14-15, उसके पहले 13-14, ऐसा 10 साल पीछे चला गया मैं। हर साल में उसका स्टे कितना था 100 था, तो पूरा कर दिया। फिर बोला क्यूमुलेटिव स्टे फॉर लास्ट 4 ईयर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने 100 साल का कंडीशन पूरा किया है। कंडीशन पूरा किया तो मैंने ग्रीन कलर डाल के रखा है कि बाबा इसने इसको गो हेड बोल दिया यहाँ पे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। और फिर पिछले 4 साल को देखने का है, उसने 182 को पूरा नहीं किया, तो सर आपने उसको ग्रीन बॉक्स क्या को किया, 182 पूरा नहीं किया तो भी उसको सभी कंडीशन एप्लीकेबल है, उसने 60 पूरा कर दिया, इसलिए मैंने ग्रीन बॉक्स कर दिया है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट फिर क्यूमुलेटिव स्टे कितना रहेगा उसका, फिर ये क्यूमुलेटिव स्टे के टाइम इसको काउंट करने का नहीं, RPY नहीं चाहिए। इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसके लिए 100 को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बाबा लोग। मैं बोला फिर दिस 100 कम हियर, बाद में उसमें ऐड किया 100 तो हो गया 200, फिर आगे 100 ऐड किया हो गया 300, आगे 100 ऐड किया हो गया 400। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। क्यूमुलेटिव है ना वो, क्यूमुलेटिव मतलब पिछले साल का भी अभी ऐड करते जाने का, जैसा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। ओके, तो उसका ये 400 दिन पूरा हो गया है, मतलब मैं कह सकता हूँ आराम से कि अपना हीरो ने क्या कर दिया है 60 भी पूरा किया और 365 भी पूरा किया, इसलिए मैंने इसको ग्रीन बॉक्स कर दिया है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। फिर क्या चेक करने करता है, पिछले 7 सालों का क्यूमुलेटिव स्टे देखने का है अभी, क्योंकि यहाँ पे तो समझ में आ गया अपना हीरो रेसिडेंट बन चुका है, 60 पूरा हो गया, 365 पूरा हो गया, मतलब रेसिडेंट बन चुका है। रेसिडेंट बन चुका तो क्या देखना पड़ता है 6 पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 6 क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव स्टे फॉर 7 साल देखो और 10 साल में 2 साल, सॉरी 10 साल में 9 साल देखो। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। ये अपना हीरो बोलता है पिछले 7 साल में सर मेरा
ये जो 100 एंड 100, इधर से जंप मार के यहाँ पे गया 100, फिर ऐड किया 200 तो हो गया 200, फिर ऐड किया 100 तो हो गया 300, फिर ऐड किया 100 तो हो गया 400, फिर ऐड किया 100 तो हो गया 500, फिर ऐड किया 100 तो हो गया 600, फिर ऐड किया 100 तो हो गया 700, 700 पूरा हुआ। हमको कितना चाहिए था? 729 से कम हो रहा चाहिए था। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? मतलब मेरा राजा क्या हो रहा है, अभी NOR बनने का चांसेस है, समझ NOR बनने का चांसेस है, बट NOR के लिए क्या रहता है, कोई एक कंडीशन भी चल जाता है, चारों कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं, कोई एक कंडीशन रहेगा तो भी चल जाता है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? और यहाँ पे कौन है उसका, पिछले 10 साल में आराम से उसका 2 साल तो रेसिडेंट बन ही जाता है वो, क्योंकि जैसा यहाँ पे 100 और पीछे का 4 साल को पकड़ लिया तो 63-65 पूरा होता है, वैसा ये अगर प्रीवियस ईयर रहेगा, सपोज ये RPY रहेगा, तो इधर भी उसका 60 पूरा हो जाएगा, और इसके पीछे के 4 साल में 400 पूरा हो जाएगा, मतलब 365 पूरा हो जाएगा। अगर ये RPY रहेगा, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस उसके पीछे के 4 साल भी आराम से पूरे होते हैं, मतलब उसका 10 में 2 साल आराम से पूरा हो गया। हमको 10 में 1 साल चाहिए रहता है, 10 में 9 साल। कंडीशन क्या है तुम्हारा? इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस। मैं बोलूंगा नहीं रे, 9 में नहीं हो रहा है उसका तो क्या हो रहा है, 2 साल में अगर उसने रेसिडेंट बन चुका रहेगा, मतलब उसका 8 साल कम से कम बचेगा, तो मतलब पहला कंडीशन पूरा नहीं हुआ उसका, लेकिन उसका दूसरा कंडीशन पूरा हो चुका है। उसने 730 दिन पूरा नहीं किया है, बल्कि 729 से कम दिन पूरा करके दिखाया है, 729 से पूरा दिन कम करके दिखाया, मतलब वो क्या बन गया, RNOR बन गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो आई कैन स्पेसिफाई कि ये 700 ने लाल कलर दिखा दिया, इधर उसने गड़बड़ करके दिखाया, तो हमको NOR करना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंस मिस्टर ब्रेटली, अभी ठीक से सुनिए कैसे लिख रहा हूँ मैं करके, ऊपर क्या है एनालिसिस किया है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, और नीचे उसका भी कंक्लूजन लिख रहा हूँ। सिंस मिस्टर ब्रेटली इज नॉट एन इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1) आर एप्लीकेबल टू हिम, therefore his stay in RPY is compared with 182 days as mentioned in condition number 1 and also with 60 days as mentioned in condition number 2. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, since Mr. Bradley has stayed in India for 100 days in RPY, he fulfills the condition of stay for 60 days. Further, his stay in India for 4 previous years immediately preceding RPY is 400 days. वो हमने टोटलिंग करके दिखाया था ना, which is greater than the expected 365 days. Therefore, Mr. Bradley is resident in India for the previous year of 23-24. फिर आगे, being a resident, it is necessary to consider the conditions of section 6(6). It can be seen that Mr. Bradley has fulfilled the condition of less than 729 days in 7 previous years, although he has not fulfilled the condition of being non-resident for 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. उसने भले ही वो 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहना चाहिए था, कंडीशन फुलफिल नहीं किया रहेगा, तो भी 7 साल में 730 से कम दिन के लिए रहो, ये कंडीशन फुलफिल करके दिखाया हुआ है। Therefore, Mr. Bradley is resident, वो इधर था रेसिडेंट इसके लिए, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25। ऐसा लिखना पड़ता है। स्टार्ट। पेज नंबर क्या है मेरा? पेज नंबर 6 है, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है एज पर स्टडी मटेरियल।
कंप्लीट। कंप्लीट। इसी क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन करने का बाकी है। ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 95 बाकी, 5 तो मिल गया।
थक गई लड़की मेरी? थको मत, डरो मत। चलो अब प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट देखेंगे। प्रॉब्लम में 3 पार्ट थे, ए बी सी, उसमें से अपना ए लिख के हो गया, अभी बी एंड सी के बारे में देखना है। शैल आई गो अहेड आकांक्षा मैडम? ओके। Second question, would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents Australian cricket team? अच्छा, मतलब ये इंडियन सिटीजन बन जाएगा, ब्रेटली की जगह पे श्रीनाथ बन जाता है। तो इन दैट केस हम बोलेंगे अच्छा ये इंडियन सिटीजन है एंड इज कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो मतलब 60-362 नॉट एप्लीकेबल, मतलब 100 डेज पूरा तो भी बोलेंगे 182 सिर्फ देखने का। सिर्फ 182 देखने का मतलब 100 डेज पूरा तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि ये 100 पूरा हो गया है, ये 400 पूरा हो गया है, ये 700 और ये आर करके बोल रहा है, लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है अभी। आप ये टेबल फिर से मत बनाओ अभी, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द टेबल, सीधा डायरेक्टली हम कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस मिस्टर श्रीनाथ इज एन इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(1) आर नॉट एप्लीकेबल टू हिम, therefore his stay in RPY is compared only with 182 days as mentioned in condition number 1 only, and condition of 60 days as mentioned in set number 2 aren't applied. Further, since his stay is not crossing 120 days, conditions of 6A are not applicable. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Since Mr. Srinath has stayed in India for 100 days in RPY, he does not fulfill the condition of stay for 182 days from 6(1) and 120 days from 6A. Actually ये A ना छोटा रहना चाहिए, कैपिटल A नहीं चाहिए, यहाँ पे स्मॉल a चाहिए और वो ब्रैकेट में चाहिए, मतलब देयरफॉर मिस्टर श्रीनाथ इज नॉन रेसिडेंट, ये सेक्शन नहीं लिखो तो भी चलेगा। देयरफॉर मिस्टर श्रीनाथ इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24। अब अगर नॉन रेसिडेंट रहेगा तो आगे OR NOR देखने की जरूरत नहीं रहती है, फिर लिखेंगे बीइंग नॉन रेसिडेंट कंडीशंस ऑफ 6(6) आर नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर AY 24-25। चलो फटाफट पूरा कर लो।
नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ, मतलब ब्रेटली को श्रीनाथ बना चुके हैं हम लोग, ओके, इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 days इंस्टेड ऑफ 100 days एवरी ईयर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24। मैं बोलूँगा अच्छा, अभी वो श्रीनाथ है, मतलब उसको इंडियन सिटीजन है, विजिट के लिए आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे 63-65 नॉट एप्लीकेबल, और उसका 100 रहेगा तो हम बोलेंगे उसका 120 भी पूरा नहीं होता है। लेकिन वो बोल रहा है अभी 120 पूरा हो रहा है, ऐसा सोचो, फिर क्या करोगे? मैं बोलूँगा फिर अगर उसका भारतीय इनकम 15 लाख से ऊपर रहेगा तो ही विल बिकम RNOR, क्योंकि उसको OR बनना अलाउड ही नहीं है, और अगर उसका भारतीय इनकम 15 लाख से कम रहेगा तो ही विल रिमेन नॉन रेसिडेंट। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो डायरेक्टली वही लिखेंगे, सिंस मिस्टर श्रीनाथ इज एन इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 वगैरह सब ठीक है, ये सब ठीक है, वैसा वैसे ही है। अपने को यहाँ पे बोलना पड़ेगा, पहला पॉइंट सेम टू सेम है, सेकंड पॉइंट अपने को देखना पड़ेगा, सिंस मिस्टर श्रीनाथ हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 days, तभी 100 days था ना, अभी 120 हो गए। इन द RPY ही डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ 182 days from section 61 but fulfills the condition of 120 days in RPY and 365 days in 4 previous years immediately preceding RPY. Therefore, Mr. Srinath can be treated as resident in India for previous year of 23-24 if his income from Indian sources is greater than rupees 50 lakh in the RPY. ये if बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, ये अभी प्रॉब्लम ने बोला नहीं अपने को, इफ ही गेट्स क्लासिफाइड एज रेसिडेंट अंडर 6A ड्यू टू इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज बीइंग ग्रेटर देन रुपीज 15 lakh, then he is automatically treated as not ordinary resident. Therefore, if this income from Indian sources in the RPY is greater than 15 lakh, then he is resident but not ordinarily resident for assessment of 24-25. On the other hand, if id नहीं चाहिए, if चाहिए वहाँ पे, if his income from Indian sources in RPY is less than or equal to 15 lakh, then he is non-resident for assessment year of 24-25 चाहिए, गलती से 22-23 हो गया। चलो लिखो, तीनों पॉइंट्स लिखो लेकिन मैंने बोला था ना अपना पूरा नहीं होगा, इसी क्वेश्चन में अपना 1 घंटा चला जाएगा, बहुत सारा लिखने का नहीं रहे, और ऐसा तीनों पॉइंट का क्वेश्चन आया तो 9 नहीं तो 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क या फिर 3 या 4 मार्क ऐसा रहेगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क, बाकी के 2 3-3 मार्क, इसलिए टेबल बार बार लिखोगे तो पागल हो जाओगे, 3 घंटा उसमें ही खत्म हो जाएगा। घर आने का बोलने का क्या किया, 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करके वापस आया।
कंप्लीट। 7:30 बज गया है, अगला प्रॉब्लम करेंगे कि बस हो गया? कोई कुछ बोलता ही नहीं। थक गए बच्चे मेरे, बहुत जल्दी थकते हो, बहुत जल्दी। नहीं कळलं मला, काय म्हणते बाळा? रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेस फॉर असेसमेंट ईयर बट कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर का स्टे फॉर एवाय सो अँड सो बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर ही डीड लाईक दिस. कारण आपण जे काय करतो सगळ्या वरती खाली तो बघ एकदम वरती AY 24-25 असं लिहिलेलं असतं आपण. कंप्लीट बस. रुको एक मिनट, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. नहीं ये बड़ा वाला क्वेश्चन रहने दो, चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा करने के लिए. छोटा रहता तो मैं कर देता था. कल सुबह कर देंगे. कल अपना फर्स्ट लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा, HUF वगैरह का भी सबका डिस्कशन हो जाएगा. HUF का एक छोटा प्रॉब्लम है, बाकी सबका प्रॉब्लम है ही नहीं. तो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड लेक्चर में स्कोप ऑफ टोटल इनकम सिखा दूंगा कल के सेकंड लेक्चर में. नहीं तो फिर शायद स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम लोग डायरेक्टली, कल क्या है फ्राइडे है ना, हाँ फिर हो जाएगा. फिर सैटरडे तक हो सकता है, फिर ठीक है. मुझे लग रहा था कल ही सैटरडे है, हाँ फिर हो जाएगा, नॉट टू वरी. गुड गुड गुड, चलेगा. कल मिलता है.